प्रिय छात्रों, पिछले दिनों से हम चैप्टर हमारा चल रहा था कोलाइडी अवस्था, जिसको 3 भागों में अध्ययन की सरलता की दृष्टि से बांटा गया था। इसमें पहला भाग था अधिशोषण, दूसरा भाग था उत्प्रेरण, जो दोनों भाग खत्म हो चुके हैं। आप तीसरा भाग स्टार्ट करते हैं, कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था में बच्चों हम पढ़ेंगे कि जो पदार्थ हैं हमारे, उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो सर्वप्रथम टॉमस ग्राहम ने द्रव अवस्था में विस्तृत होने के आधार पर विभिन्न प्रकार के विलेय पदार्थों को निम्न 2 वर्गों में विभाजित किया था कि जो विलेय पदार्थ हैं उनको अगर हम विलेन बना लें और उनको विस्तृत करके देखें तो उनके गुणों के आधार पर 2 भाग इन्होंने किए। पहला भाग किया क्रिस्टलाभ, ऐसे पदार्थ जिनके विलयन जंतु या वनस्पति झिल्लियों से होकर तीव्र गति से विस्तृत हो जाते हैं, क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। तो इसमें इन्होंने ऐसे पदार्थों को रखा कि उनका अगर हम विलयन बनाएं और उनको जंतु या वनस्पति झिल्लियों से होकर गुजारें तो वो तीव्र गति से होकर उनसे बाहर निकल जाते हैं, वो क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं अम्ल हैं, क्षार हैं, अकार्बनिक लवण हैं, यूरिया है, चीनी है आदि। इनके विलयन जंतु या वनस्पति झिल्लियों से होकर तीव्र गति से विस्तृत हो जाते हैं, तो ये पदार्थ इसलिए क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। दूसरा भाग इन्होंने किया कोलाइड। इसके अंतर्गत देखिए ऐसे पदार्थ आते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके विलयन जंतु तथा वनस्पति झिल्लियों से होकर या तो मंद गति से विस्तृत होते हैं या विस्तृत नहीं होते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। यानी इसमें ऐसे पदार्थों को रखा गया कि अगर उनका हम विलयन बनाएं और उनको जंतु या वनस्पति झिल्लियों से होकर गुजारें तो वो या तो मंद गति से होकर बाहर निकलें या बाहर निकले ही ना, विस्तृत ना हो, तो वो कोलाइड कहलाते हैं। जैसे गोंद, आप लोगों ने गोंद देखा होगा, जिससे कोई चीज आप चिपकाते वगैरह हैं, गोंद देखा होगा, तो वो जंतु या वनस्पति झिल्ली से होकर बाहर नहीं निकल पाएगा, विस्तृत नहीं हो पाएगा। जिलेटिन, प्रोटीन, स्टार्च, सरेस, एल्बुमिन आदि। तो ये जो विभाजन किया था पदार्थों का, वो विलयन अवस्था में इनके विस्तृत होने के गुण के आधार पर ये 2 भाग करे गए थे, क्रिस्टलाभ और कोलाइड। लेकिन आधुनिक मत के अनुसार क्रिस्टल तथा कोलाइड किसी पदार्थ की 2 अवस्थाएं हो सकती हैं, क्योंकि अनेक ऐसे पदार्थ हैं जो सामान्य अवस्था में क्रिस्टलाभ हैं तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में कोलाइड जैसा व्यवहार करते हैं। तो कुछ पदार्थ बच्चों ऐसे हैं कि वही पदार्थ किसी एक परिस्थिति में क्रिस्टलाभ के रूप में काम करता है और दूसरी परिस्थिति में कोलाइड के रूप में काम करता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाभ और कोलाइड किसी पदार्थ की केवल 2 अवस्थाएं हैं। इसको एग्जाम्पल द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे NaCl, जो नमक हम खाते हैं, NaCl को अगर जल में हम विस्तृत करेंगे, जल में घोल लें, तो उसका जलीय विलयन NaCl का वो क्रिस्टलाभ कहलाता है। अर्थात NaCl का जलीय विलयन जंतु या वनस्पति झिल्ली से होकर तीव्र गति से विस्तृत हो जाता है। लेकिन यदि हम NaCl का बेंजीन में विलयन बनाएं तो यही NaCl का बेंजीन में विलयन कोलाइड की तरह व्यवहार करता है। अर्थात NaCl का बेंजीन में बना हुआ विलयन
जंतु या वनस्पति झिल्ली से होकर विषित नहीं होता है, तो ये कोलाइड हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, साबुन जल में कोलाइड के रूप में रहता है, यानी साबुन का जलीय विलयन बनाए तो जंतु व वनस्पति झिल्ली से होकर बहुत मंद गति से विषित होगा, तो ये कोलाइड हो गया। परंतु इसका अगर एल्कोहल में विलयन बना लें, साबुन को हम एल्कोहल में घोल लें, तो यही जो विलयन बना वो जो है जंतु व वनस्पति झिल्ली से होकर शीघ्रता से विषित हो जाता है, अर्थात क्रिस्टलाभ के रूप में कार्य करता है। तो आधुनिक मत के अनुसार जो है, जो ऊपर विभाजन टॉमस ग्राहम ने दिया था क्रिस्टलाभ और कोलाइड का, वो पूर्णतया सही साबित नहीं होता है। अब इस आधार पर कोलाइडी अवस्था क्या हो गई, यदि कोई पदार्थ किसी अन्य माध्यम में इस प्रकार से विषित हो कि उसके कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के मध्य हो, तो कहा जाता है कि पदार्थ कोलाइडी अवस्था में है। तो ऊपर वाला विभाजन जो विसरण के आधार पे था, उसको खत्म करके एक नया आधार लिया कि इनका विभाजन कणों के व्यास के आधार पे होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻5 से -7 सेंटीमीटर के मध्य होगा, वो पदार्थ कोलाइडी अवस्था में कहलाएंगे। तो इस आधार पे देखिए पूरा विवरण कैसे करके देंगे। पदार्थों को उनके विलयन में उपस्थित कणों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। वे विलयन जिनमें विलेय तथा विलायक दोनों कणों का व्यास, विलेय के कणों का व्यास भी और विलायक के कणों का व्यास भी, आकार उनका 10⁻⁻7 से 10⁻⁻60 सेंटीमीटर होता है, वास्तविक विलयन कहलाते हैं। ये विलयन समांग होता है क्योंकि विलेय और विलायक दोनों के कणों का आकार समान होता है, जैसे नमक व शक्कर का जल में बना विलयन। जैसे पूर्व में आपने पढ़ा है, ये 2 शब्द आए, विलेय और विलायक। तो विलयन जो है 2 चीजों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से मिलकर। तो विलयन में उपस्थित वे पदार्थ जो कम मात्रा में होते हैं वो विलेय कहलाते हैं, और जो अधिक मात्रा में होते हैं वो विलायक कहलाते हैं। इनकी भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस कोई भी हो सकती है। तो वास्तविक विलयन वे हैं जिनमें विलेय और विलायक के कणों का व्यास 10⁻⁻7 से 10⁻⁻60 सेंटीमीटर होता है, वो सब वास्तविक विलयन कहलाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा भाग है इसका कोलाइडी विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशंस। वह विलयन जिसमें विलेय के कणों का व्यास 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तथा विलायक के कणों का व्यास 10⁻⁻7 से 10⁻⁻60 सेंटीमीटर होता है, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। तो कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों का जो व्यास है वो 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है, और विलायक के कणों का जो व्यास है वो 10⁻⁻7 से 10⁻⁻60 सेंटीमीटर होता है, तो कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। अब देखिए, विलेय के कणों का आकार थोड़ा बड़ा है, विलायक के कणों का आकार छोटा है, तो ये विलयन कैसा हो गया, ये विलयन विषमांग विलयन होता है। अतः कोलाइडी विलयन में 2 प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है। कोलाइडी विलयन में 2 प्रावस्थाएं होती हैं। तो ये शब्दावली है, ये विलयन में जिस प्रकार से हमने विलेय और विलायक 2 भागों में उसको विलयन को बांटा था, कोलाइडी विलयन में इसको दूसरे शब्द दिए गए हैं। पहला है प्रक्षेप्य प्रावस्था, डिस्पर्स फेस,
कोलाइडी विलयन में वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में परिचित, परिचित का मतलब फैला हो, वितरित हो, वितरित रहता है, परिचित प्रावस्था कहलाता है। तो परिचित प्रावस्था क्या है? जैसे विलयन में विलेय पदार्थ थे, वो यहाँ पर उनको क्या कहते हैं? परिचित प्रावस्था। तो कोलाइडी विलयन में वह पदार्थ जो किसी अन्य माध्यम में वितरित होता है, फैला होता है, परिचित होता है, परिचित प्रावस्था कहलाती है। जैसे विलयन में विलेय थे, सेम इसमें उसको क्या कहते हैं? विलेय को परिचित प्रावस्था। दूसरा जो भाग होता है वो प्रक्षेपण माध्यम होता है, डिस्पर्सन मीडियम होता है। वह पदार्थ जिसमें परिचित प्रावस्था यानी कोलाइडी कण, तो परिचित प्रावस्था क्या हो गया? कोलाइडी कण विस्तृत रहती है, विस्तृत रहती है या विस्तृत रहती है, फैली होती है, प्रक्षेपण माध्यम कहलाता है। तो कोलाइडी कण जिसमें घुले होते हैं वो पदार्थ जो है प्रक्षेपण माध्यम कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कोलाइडी विलयन दो भागों से मिलकर बना। कौन कौन से? परिचित प्रावस्था प्लस प्रक्षेपण माध्यम। तो परिचित प्रावस्था क्या है? कोलाइडी कण है जिनका आकार 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होगा, और ये प्रक्षेपण माध्यम है जिसमें ये कण घुले होंगे। वो प्रक्षेपण माध्यम है जिनके कणों का व्यास 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो कोलाइडी विलयन बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गोंद, स्टार्च, सरेस, जिलेटिन आदि के कोलाइडी विलयन में इनके कोलाइडी कण परिचित प्रावस्था तथा जल प्रक्षेपण माध्यम है। जैसे गोंद होता है तो उसमें गोंद के जो कण होते हैं वो परिचित प्रावस्था कहलाते हैं, और जल जो होता है वो प्रक्षेपण माध्यम होता है, और जो दोनों को मिला के बना वो कोलाइडी विलयन कहलाता है। तो कोलाइडी विलयन आप समझ गए होंगे। कोलाइडी विलयन कौन सा है? वह विलयन जिसमें विलेय के कणों का व्यास 10⁻⁻5 से -7 सेंटीमीटर होगा और विलायक के कणों का व्यास 10⁻⁻7 से -8 सेंटीमीटर होगा, वो कोलाइडी विलयन कहलाएंगे। तीसरा है निलंबन, सस्पेंशन, वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का व्यास 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक होता है, निलंबन कहलाते हैं। ये विषमांग विलयन होता है। जैसे बालू या रेत का जल में बना विलयन। अब इनको देखो, ये चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं। ये वास्तविक विलयन दिखाया गया है, ये कोलाइडी विलयन दिखाया गया है, ये निलंबन दिखाया गया है। वास्तविक विलयन में देखिए कणों का आकार जो कण हैं उनका आकार छोटा है, यानी पार्टिकल का जो साइज है वो लेस देन 10⁻⁻7 से छोटा है, और इसमें जो माध्यम होता है, विलायक होता है, उसके कणों का आकार भी इतना ही होता है, इसलिए समांग होता है। इसमें जो पार्टिकल का साइज है इससे बड़ा दिखाया गया है। इनके कणों का जो व्यास होता है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है, इनके कणों का व्यास होता है। और विलायक के कणों का आकार 10⁻⁻7 से -8 सेंटीमीटर होता है। तीसरा है निलंबन। इसके कणों का देखिए व्यास, आकार जो है इनसे भी बड़ा होता है। पार्टिकल का जो साइज होता है वो ग्रेटर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है, इससे 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। तो हम इन कणों के आकार के आधार पर कह सकते हैं कि कणों का आकार बढ़ाकर वास्तविक विलयन से कोलाइडी विलयन बन सकता है। वास्तविक विलयन के अगर इन कणों का आकार बढ़ा दें तो इनसे कोलाइडी विलयन बन जाएगा, और अंत में इनका आकार और बढ़ा दें तो निलंबन प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए
कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन तथा निलंबन के बीच में स्थित होता है। तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए कि वास्तविक कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच में स्थित होता है। तो ये कणों के साइज के आधार पे आपको बताना है कि कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच में स्थित होता है। अब देखिए कोलाइडों का वर्गीकरण। कोलाइडों को निम्न 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है द्रव स्नेही कोलाइड। वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर शीघ्रता से कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। द्रव स्नेही का मतलब जो द्रव को स्नेह करें, वो द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। जब इन पदार्थों को विलायक के संपर्क में लाते हैं तो शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बन जाता है। जैसे स्टार्च को जल के साथ गर्म करेंगे तो आपका जो है स्टार्च का कोलाइडी विलयन बन जाएगा। ऐसी जिलेटिन का आसानी से बन जाएगा। गोंद का आसानी से जो है, जो आप प्रयुक्त करते हैं गोंद, वो उसमें गोंद होता है और उसमें जल मिला होता है, तो इसलिए वो जो है आसानी से आपका गोंद प्राप्त हो जाता है। अब देखिए प्रक्षेपण माध्यम कोई कोलाइडी विलयन जल में बनता है, कोई अल्कोहल में बनता है, कोई बेंजीन में बनता है, कोई वायु में बनता है। तो जब प्रक्षेपण माध्यम अलग अलग होते हैं तो इनके नाम भी देखिए अलग अलग दिए हैं। जब प्रक्षेपण माध्यम जल, अल्कोहल, बेंजीन एवं वायु यानी गैस होती है तो इन कोलाइडी विलयनों को क्रमशः हाइड्रोसॉल, जब कोलाइडी विलयन में प्रक्षेपण माध्यम जिसमें कोलाइडी कण घोले जाएंगे वो अगर जल है तो वो कोलाइडी विलयन हाइड्रोसॉल कहलाएगा। और जब प्रक्षेपण माध्यम अल्कोहल है, अर्थात जब कोलाइडी कणों को अल्कोहल में घोलकर कोलाइडी विलयन बनाया जाएगा तो वो एल्केसॉल कहलाएगा। जब कोलाइडी कणों को बेंजीन में घोलकर कोलाइडी विलयन बनाया जाएगा तो बेंजोसॉल कहलाएगा। और अगर उसे वायु में घोल दें हम तो कोलाइडी विलयन एरोसॉल कहलाएगा। तो इनके नाम से प्रतीत होता है, हाइड्रोसॉल का मतलब प्रक्षेपण माध्यम जल है, एल्कोसॉल से मतलब अल्कोहल है, बेंजोसॉल से मतलब बेंजीन है और एरोसॉल से मतलब कोई गैस है। तो इनके नाम से हम प्रक्षेपण माध्यम पता लग जाता है कि प्रक्षेपण माध्यम हमारा क्या होगा। द्रव स्नेही कोलाइडों की क्या क्या विशेषताएं हैं देखिए, इनको ध्यान से देखिएगा क्योंकि द्रव स्नेही विलयन कोलाइड और द्रवरोधी कोलाइड का डिफरेंस आपके लिए एग्जाम में आता है, तो इनको ध्यान से देखिएगा। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये स्थायी कोलाइड होते हैं। दूसरा है द्रव स्नेही कोलाइड विद्युत अपघट्य द्वारा आसानी से स्कंदित नहीं होते हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, स्थायी कोलाइड, तो ये जो है आसानी से स्कंदित नहीं होते हैं। स्कंदित का मतलब है अपक्षेप इनका आसानी से नहीं आता है। अगर इनका स्कंदन हो गया या अपक्षेपण आ गया तो इनके बाद इसे आसानी से कोलाइडी अवस्था में बदला जा सकता है। ये पहले तो आसानी से जो है इनका स्कंदन होगा नहीं, अपक्षेपण आएगा नहीं, अपक्षेप आएगा नहीं। अगर इसका अपक्षेप आ गया, अपक्षेपण हो गया तो इसे आसानी से कोलाइडी विलयन में बदला जा सकता है। इसलिए इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन कहते हैं। यानी विद्युत अपघट्य द्वारा इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता है, लेकिन अगर स्कंदन हो गया तो उसको पुनः कोलाइडी विलयन में बदला जा सकता है। यानी रिएक्शन जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों संभव है इसमें। चौथा है इनकी श्यानता प्रक्षेपण माध्यम की श्यानता से अधिक होती है। श्यानता आपने पढ़ा था, किसी द्रव के बहने के गुण का विरोध करने वाले गुण को श्यानता कहते हैं। जैसे विद्युत धारा के बहने के गुण का विरोध करने वाले गुण को प्रतिरोध कहते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ऐसी केमिस्ट्री में किसी द्रव के बहने के गुण का विरोध करने वाले गुण को श्यानता कहते हैं। तो इनकी जो श्यानता होती है वो प्रक्षेपण माध्यम
जिस माध्यम में इन्हें घोला गया है प्रक्षेपण माध्यम की श्यानता से अधिक होती है। 5वां है वैद्युत क्षेत्र में इनके कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में अगर इनको ये धनावेशित होंगे तो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड की ओर गमन करेंगे, और ये अगर ऋणावेशित हैं तो ये धनावेशित इलेक्ट्रोड यानी एनोड की ओर गमन करेंगे। इनका पृष्ठ तनाव प्रक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव से कम होता है। श्यानता अधिक होती है लेकिन पृष्ठ तनाव कम होता है। 7वां है इनके कोलाइडी कणों का प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं के लिए प्रबल आकर्षण होता है। तो कोलाइडी कणों का जो प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं के प्रति प्रबल आकर्षण होता है, अर्थात ये चिपचिपे होते हैं। जैसे गोंद आप सबने देखा है, गोंद जो है चिपचिपा इसलिए होता है, यानी किसी चीज को चिपका सकता है क्योंकि कोलाइडी कणों और प्रक्षेपण माध्यम के बीच में प्रबल आकर्षण होता है, इसलिए जो है ये उसको किसी चीज को चिपकाने में सहायक होता है। चिपचिपे टाइप के ये होते हैं। दूसरे टाइप के कोलाइड होते हैं द्रव विरोधी कोलाइड, यानी विरोधी का मतलब विरोध करना। काय का विरोध करना? वे पदार्थ जो विलायकों के संपर्क में आने पर तुरंत कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते। अगर ये पदार्थ जो है विलायक के संपर्क में आएंगे तो ये तुरंत जो है कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित नहीं होंगे। इनके लिए परिवर्तित करने के लिए हमें कुछ अवक्रियाएं करानी होंगी, उनके माध्यम से ये जो है कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित होते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। जैसे सोना, अब सोना को हम जल में आसानी से नहीं घोल सकते। कापर, आर्सेनिक सल्फाइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड आदि का जल में सॉल तब कहलाते हैं बच्चों, आगे इनकी डिफिनीशन हम बताएंगे, जब जो है प्रक्षेप्य अवस्था ठोस होती है और प्रक्षेपण माध्यम द्रव होता है, तब ये सॉल कहलाते हैं। अब इनकी जल विरोधी कोलाइड की विशेषताएं देखिए। इनकी विशेषताएं हमने इसी क्रम में लिखी हैं जिसमें द्रव स्नेही की लिखी हैं, जिससे आप इनका अंतर आसानी से समझ सकें। ये द्रव स्नेही कोलाइड की अपेक्षा कम स्थायी होते हैं। दूसरा है विद्युत अपकट्ट की सहायता से इन्हें आसानी से स्कंदित किया जा सकता है, यानी ये अपक्षेपण आसानी